नमस्ते, स्वागत है आपका भूगोल के दूसरे कक्षा में। आज हम लोग हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कक्षा में हम लोगों ने नदी और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक पर्वत का चित्र है जिसके ऊपर से हिमनद होकर गुजरा है। तो आप देख सकते हैं ये पर्वत किस तरह से घिस चुका है। इस घिसावट के कारण इस पर्वत पर काफ़ी सारी आकृतियाँ बनती हैं, भू आकृतियाँ जिन्हें हम कहते हैं। और वो जो अवसाद हिमनद अपने साथ बहा के ले जाती है उसके द्वारा भी कई सारी भू आकृतियाँ बनती हैं। इनका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हिमनद के प्रकार, अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इन लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिमनद, तो आप ये देख सकते हैं चित्र में, ये एक हिमनद का चित्र है जो कि एक पर्वत से फिसल रहा है। तो हिमनद किसे कहेंगे? तो हिमनद का अर्थ होता है हिम की नदी, अर्थात बर्फ की नदी। जैसे जल की विशाल जल राशि को हम लोग क्या कहते हैं? नदी, जब वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। वैसे ही बर्फ की नदी यानी बर्फ के विशाल जल भंडार को हम लोग कहेंगे हिमनद। अब हिमनद के अंदर एक गुण रहता है जो कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में यह एक जगह से दूसरी जगह खिसकता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी के पास है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हालांकि एक गति बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है, लेकिन फिर भी ये गति होती है और इसी के कारण यह अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन कार्य करता है। और एक बात है कि हिम स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भंडार है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आप पता ही है कि लगभग 97 से 98% तक, माफ़ करेगा, 98 से 99% तक जो जल है वो खारा है, पीने लायक नहीं है। और बाद की जो स्वच्छ जल है उसका आपका मैक्सिमम भाग जो है वो ध्रुवों पर या पर्वतों पर ग्लेशियर के रूप में है, हिमनद के रूप में है। और कुछ मात्रा में 0.3% के आसपास जो स्वच्छ जल है वो हम लोग को पीने लायक है, नदी का जल हो गया या फिर आपका भूमिगत जल हो गया। तो हिम स्वच्छ जल का सबसे अच्छा भंडार है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हिम प्रदेश। हिम प्रदेश किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वर्ष भर हिम से घिरे हुए क्षेत्र को हिम प्रदेश, स्नो फील्ड कहते हैं। वह प्रदेश जो हमेशा बर्फ से घिरा हुआ हो उसे ही हम लोग हिम प्रदेश कहते हैं। जो साल के 12 महीने बर्फ से घिरा हो उसे हम लोग हिम प्रदेश कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमरेखा। हिमरेखा क्या है? तो आप देख सकते हैं चित्र में कि एक जगह है, एक पर्वत है, बड़ा ऊंचा सा पर्वत है। इसके एक एरिया के ऊपर से सिर्फ बर्फ बना हुआ है और उस एरिया के नीचे बर्फ नहीं बना है। तो यह जो लाइन है काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कि बर्फ वाले क्षेत्र और को अलग कर रही है, बिना बर्फ वाले क्षेत्र को, उस क्षेत्र को अलग कर रही है जहाँ पर हमेशा बर्फ बना रहता है, मतलब हिम प्रदेश को अलग कर रही है। उसे ही हम लोग हिम रेखा कहते हैं। परिभाषा आप देख सकते हैं, वह रेखा जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमी रहती है उसे हिम रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा। अच्छा, हिम रेखा की ऊंचाई अब हर जगह अलग अलग होती है। जैसे कि भूमध्य रेखा पर यह 5000 से 6000 मीटर, हिमालय पर 4000 मीटर, अलास्का पर 1600 मीटर और ग्रीनलैंड में 650 मीटर रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे पृथ्वी की जो साइज है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, इसके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर हम लोग को पता है सूर्य वर्ष में हमेशा पूरा साल भर सीधा चमकता है, जिसके कारण उस पर हमेशा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और वह जो जगह है वो गर्म रहता है। तो इस कारण से वहाँ पर काफ़ी ऊंचा जाने पर ही हम लोग को हिमरेखा मिलेगा। काफ़ी ऊंचा जाने पर ही हम लोग को ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमा रहे। अब हम लोग धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ें तो भूमध्य रेखा से थोड़ा आगे कर्क रेखा के आसपास आता है हिमालय पर्वत। तो वहाँ पर 4000 मीटर। अलास्का जो कि और आप समझिए शीतकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर 1600 मीटर। और ग्रीनलैंड जो कि ध्रुव से बहुत नज़दीक है, वहाँ पर 650 मीटर ऊपर जाते ही आपको ऐसा प्रदेश मिल जाएगा जहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहे। अच्छा, कारण जैसा मैंने आपको बताया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे तापमान कम होने लगता है एवं हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाती है। तो ये कारण है हिमरेखा का ऊंचाई का अलग अलग होने के पीछे। तो अब आते हैं हम लोग हिमनद के प्रकार के ऊपर। हिमनद कितने प्रकार का होता है? तो हिमनद 3 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं आप ये तीनों का चित्र। तो ये 3 तरह के हिमनद होते हैं। पहला जो आप चित्र देख रहे हैं वह है घाटी हिमनद।
ठीक है, नाम से जैसे पता चल रहा है वैली ग्लेशियर, दो पर्वतों के बीच की घाटी में बहने वाले हिमनद को हम लोग क्या कहेंगे, घाटी हिमनद। उसके बाद से आप देख सकते हैं जो हिमनद है दूसरे चित्र में, उसे हम लोग कहते हैं पर्वतपदीय हिमनद, पायडमंट ग्लेशियर। पर्वतपदीय हिमनद क्या है, ये पर्वतों के पद के पास, यानी पर्वतों के पैर के पास, पर्वत जहाँ पर खत्म होते हैं समाप्त होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें पर्वतपदीय हिमनद कहते हैं। और अंत वाला है महाद्वीपीय हिमनद, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ये महाद्वीपों के ऊपर पाए जाते हैं, बिल्कुल महाद्वीपों के ऊपर बहुत मोटी परत होती है, जैसे कि अंटार्कटिका महादेश में है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद के कौन कौन से कार्य हैं, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अपर्दनात्मक कार्य, अपर्दन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं एक एनिमेशन चित्र है जिसके जो पर्वत है उसके ऊपर से बर्फ गिरा, माफ करिएगा, हिमनद प्रवाहित हुआ है, जिसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा अपर्दन हुआ है और एक आकृति बनी है। इस आकृति को हम लोग कहते हैं सर्क। ठीक है, सर्क क्या है, अब ये है असली चित्र उसका, देख सकते हैं आप किसी पर्वत के ऊपर कई जगह पर आपको पर्वतों के शिखर के किनारे किनारे में गड्ढे मिलेंगे बड़े बड़े से, वो हिमनद के कारण बनते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है, पर्वतों पर बर्फ के सरकने के कारण पहाड़ों की तली पर कटाव होने लगता है, जिससे उसकी आकृति आराम कुर्सी की तरह होती है, जिसे सर्क कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये आकृति बिल्कुल कुर्सी की तरह है, कुर्सी का जैसे बीच वाला भाग अंदर झुका रहता है, किनारे वाला भाग तो उठा रहता है, तो इसे ही आराम कुर्सी की तरह बिल्कुल इसका स्थिति है। ये क्यों होता है, हिमनद के कटाव के कारण। हिमनद जब इसके किनारे से गुजरता है तो वह क्या करता है, उसको काटने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जब ऐसे गुजरेगा तो क्या करता है, यहाँ पर अपर्दन करने लगता है। इसका जो हिमनद, अब आपको पता होना चाहिए, हिमनद काफ़ी भारी होता है, वो जल की तरह ही होता है, और जब वो बहेगा धीरे धीरे तो धीरे धीरे ही सही यहाँ से वो पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर देगा, अपने साथ ले जाना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका हिमनद है वह पहाड़ों को बिल्कुल पतला कर देता है, वहाँ पर गड्ढे बना देता है जहाँ से वो गुजरता है। तो इस कारण से वह पहाड़ों का वह क्षेत्र हिमनद के साथ, पहाड़ों का वह जो टुकड़ा टूट गया वह हिमनद के साथ बह जाता है और वहाँ पर एक तो गड्ढा इस तरह से हो जाता है, इसे ही हम लोग सर्क कहते हैं। गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने से इन जगहों पर झील का निर्माण होता है, जिसे गिरिताल कहते हैं। अब गर्मी के दिन में जब वह बर्फ पिघल जाता है तो वहाँ पर आप पता ही है, अब यहाँ पर एक गड्ढा टाइप हो गया है, तो वहाँ पर बर्फ पिघलेगा तो वो जल जम जाएगा वहाँ पर, तो उसे हम लोग गिरिताल कहेंगे, टार्न इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे स्कॉटलैंड में कोरी, जर्मनी में कॉरेन, फ्रांस में इसे सर्क कहा जाता है, ऐसी स्थलाकृतियों को। अच्छा, अब आते हैं आगे, अरैत या तीक्ष्ण कटक। ये क्या है, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, ये जो आकृति है बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये है अरैत या तीक्ष्ण कटक। तो ये कैसे बनते हैं, किसी पर्वत पर सर्क के बनने के कारण उसके दोनों किनारे बहुत ही खड़ी ढाल के हो जाते हैं, जो आरी के दांत के समान दिखते हैं, और इन्हें ही अरैत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यह जो है वह पर्वत था, यहाँ से हिमनद बहा है। अब जब यहाँ से हिमनद बहेगा तो क्या होगा, यहाँ से वह सर्क बनाते हुए निकल जाएगा, गड्ढा बनाते हुए निकल जाएगा। तब क्या होगा, ये जो इलाका है वो बिल्कुल गड्ढे वाला हो जाएगा और बीच का इलाका उठा हुआ रह जाएगा। तो ये जो बीच का उठा हुआ इलाका है इसे हम लोग सर्क कहते हैं, और इसका आकृति होता है आरी के दांत की तरह होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आरी देखा होगा आपने, उसके दांत की तरह रहता है इसका आकृति। अच्छा, तो ये है अरैत या तीक्ष्ण कटक। इसके बाद से आता है गिरिशृंग। गिरिशृंग क्या है, इस तरह की आकृति को गिरिशृंग कहते हैं। तो क्या है, जब पहाड़ के चारों तरफ कई सारे सर्क बन जाते हैं तो पहाड़ एक नुकीला आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम लोग गिरिशृंग कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि इस पहाड़ के पास से काफ़ी सारे जो आपके ये हैं सर्क बने हुए हैं, इधर से फिर इसके पीछे से एक बना होगा, तो जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ की जो असली आकृति होती है जिसको हम लोग पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, वह अब पहाड़ नहीं रहा, अब वो कैसा हो गया है, ऐसा बिल्कुल एक ठो नुकीला चीज़ की तरह हो चुका है। तो इसे हम लोग गिरिशृंग कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत होगा, वो ऐसे हैं, हिमालय पर्वत भी ऐसे होंगे। अब आपको ये गिरिशृंग असल में ऐसे दिखाई देते नहीं हैं,
हालांकि कई बार दिखाई देते जब ज़्यादा, जब आपके पास से मतलब इनको पास से ज़्यादा जो ये है हिमनद है जो वो बह जाएगा तब आपको ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन जब वो हिमनद इसके ऊपर है ही तो आपको पर्वत के रूप में ही दिखाई देंगे। लेकिन असल में अंदर में जब हिमनद को हटा दिया जाए तो उसका आकृति इस तरह से है। अगला आता है यू आकार की घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यू आकार की घाटी, काफ़ी जगह पूछा जाता है। कैसी घाटी होती है? बिल्कुल ऐसी ही। ये रही नदी घाटी, ऊपर वाली जो है ये है नदी घाटी, और उसके बाद से आती है बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ये देखिए ये कुछ भी की तरह है और ये है यू की तरह। ठीक है, तो नदी घाटी और हिमनद की घाटी में यही अंतर होता है, वह भी की तरह होती है और यह यू की तरह होती है। वो ज़्यादा गहरी होती है नदी घाटी, और ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ये ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, क्या है, हिमनदों की कोई अपनी घाटियाँ नहीं होती, और ये क्या होती है, नदी की घाटियों में ही बहती है। हिमनद के अंदर उतना फोर्स नहीं रहता, असल भाषा में उतना वो कटाव का पावर नहीं रहता जो नदियों के पास रहता है। इस कारण से वो अपनी घाटियाँ नहीं बना सकती, वो किसी पुरानी नदियों के ही घाटी में बहती रहती हैं। अब वह नदी क्या की है, भीख आकार की घाटी बना के गई है इस तरह की। अब वह जो ये है हिमनद है वो क्या करेगी, उसमें से बहेगी, और हिमनद होता है भारी। इस कारण से वो क्या करते हैं, वो जो किनारे हैं किनारों पर वो ज़्यादा दबाव बनाती हैं। ठीक है, नीचे तक वो उतना खास नहीं पहुंचती, लेकिन किनारों पर ज़्यादा दबाव बनाती है, जिसके कारण वो किनारों को ज़्यादा अपवर्तित करती हैं नदी के मुकाबले। अब वो जब उन्हें ज़्यादा अपवर्तित करेंगे तो क्या होगा, उसका आकृति जो होगा भी का वो यू बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, जब यह हिमनद पर्वतों के अंतर्ग्रथी स्कंदों से होकर गुजरता है तो वहाँ भी कटाव करती हैं, जिसे ट्रंकेटेड स्पर्स कहते हैं। अब जब वो पर्वतों के जो अंतर्ग्रथी स्कंद थे, इंटरलॉक के जो सिस्टम थे, वहाँ से अगर वो गुजरती है तो उसे हम लोग वहाँ पर भी वो यू आकार की घाटी बनाएंगी, और उसे हम लोग ट्रंकेटेड स्पर कहते हैं। यू आकार के घाटियों के किनारे के खड़े ढाल को हिमद्रोणी या ग्लेशियल थ्रो कहते हैं। जैसे कि ये जो ढाल है ये काफ़ी एकदम बिल्कुल खड़े रहते हैं। आप नदी में देख सकते हैं, फिर भी ये थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधे एकदम खड़े वर्टिकल रहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हिमद्रोणी। अब आते हैं लटकती घाटियाँ। तो आप देख सकते हैं ये है लटकती घाटी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई आ गया तो उसके बाद से वो सीधे नीचे गिरेगा, इतनी ज़्यादा ये घाटी अचानक से टूटी हुई है, एक तरह से बोल सकते हैं, इसलिए इनको लटकती घाटियाँ भी कहते हैं। तो क्या है यह, जब कोई छोटा हिमनद किसी बड़े हिमनद में मिलता है तो उस छोटे हिमनद द्वारा बनाए गए यू आकार की घाटी उस बड़े हिमनद की यू आकार की घाटी में मिलती है, जिससे वह छोटा घाटी बड़े घाटी के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है। इसे ही लटकती घाटी, हैंगिंग वैली कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो हिमनद यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि एक ये और एक ये। जब ये दो हिमनद आपस में मिलेंगे तो ये एक छोटा हिमनद है और एक बड़ा हिमनद है, तो इस छोटे हिमनद की जो यू आकार की घाटी है वो छोटी होगी, और ये जो बड़ा हिमनद है उसकी जो यू आकार की घाटी है वो बड़ी होगी। इस कारण से जो आपका छोटा घाटी है वो क्या होगा, बड़े घाटी के ऊपर लटकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो यू आकार की घाटी है ये इसको कंटूट कर लेगी, इसको मिला लेगी, लेकिन ये जो यहाँ पर ऐसे घाटी बनी हुई है ये उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ के बाद से बिल्कुल एक बड़ा सा घाटी बन जाएगी, जिसे हम लोग लटकती घाटी कहते हैं। अब आते हैं भेड़ पीठ सैल। ये क्या है, तो इस तरह की आकृति को कहते हैं भेड़ पीठ सैल। भेड़ के पीठ की तरह ये दिखाई देती है। उबड़ खाबड़ चट्टानों से गुजरने के बाद हिमनद उनमें कटाव कर उन्हें सपाट बना देती है, जिससे वह दूर से देखने पर भेड़ के पीठ के समान दिखाई देती है। इसे ही हम लोग भेड़ पीठ सैल या रोच माउंटेन कहते हैं। ओके, अब आता है श्रृंग और पुच्छ। तो ये रहा श्रृंग और पुच्छ की आकृति। तो देख सकते हैं जब हिमनद किसी चट्टान के ऊपर से गुजरती है तो वह उस चट्टान को अपरदित करती है, जिससे उसका शुरुआती भाग उठा हुआ रहता है, जिसे श्रृंग कहते हैं, और उसके बाद वह आगे रास्ते में धीरे धीरे उसे अवसाद को निक्षेपित करने लगती है, जिसके कारण उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमनद अगर इधर से और इधर से प्रवाहित हुआ है, ठीक है, हिमनद अगर यहां से गया है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इसको अपरदित किया है। धीरे धीरे मान लीजिए हिमनद यहां से गया तो हिमनद क्या किया, इसको धीरे धीरे अपरदित करके गया है, आगे ये उठा हुआ रहता था, और यहाँ पर क्या किया है, जब इधर से गया है तो जब नीचे पहुंचा है तो अब उसको धीरे धीरे निक्षेपित करने लगा, जिसके कारण ये जो नीचे वाला भाग है वो लंबा हो गया, देखिए, और ऊपर वाला भाग एकदम खड़ा ढाल का है।
ये बिल्कुल ऐसे ढाल का है और ये ऐसे ढाल का है, ठीक है। यहाँ पर भी वही केस है। तो इसे ही हम लोग श्रृंग कहते हैं, श्रृंग और पुच्छ कहते हैं। जो शुरुआती भाग है वो तो क्या होता है आपका उठा हुआ रहता है, और जो बाद वाला भाग है पुच्छ है, उसकी ऊंचाई कम रहती है, तो इसे हम लोग श्रृंग और पुच्छ कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसे हम लोग श्रृंग कहेंगे, और ये वाला जो भाग है उसको हम लोग पुच्छ कहेंगे। अच्छा, अगला है फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या है? इस तरह की जगह को बोलते हैं फ्योर्ड। हिम नदियों की घाटियों में हिम के जल को गल जाने से, मतलब हिम का जल जब उसमें से निकलने लगे, हिम जब गल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्योर्ड। यह नॉर्वे, चिली और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह की जो यू आकार की घाटियाँ हैं, इन्हीं में जब पानी जम जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्योर्ड। तो अब हम आते हैं हिमनद के निक्षेपणात्मक कार्य में। हिमनद का परिवहनात्मक कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक परिवहन नहीं करती हैं। पहाड़ों के ठीक नीचे ये निक्षेपण कर देती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आगे बढ़ती हैं, और पहाड़ के नीचे जो धरातल है वो समतल हो जाता है, जिसके कारण ये और आगे नहीं बढ़ पाती हैं और निक्षेपण करने लगती हैं। इसी कारण से इनका कोई परिवहनात्मक स्थलाकृतियाँ नहीं बनाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निक्षेपणात्मक कार्य में सबसे आगे आता है हिमोड, मोरेन इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिमोड का अर्थ है हिम का मलबा। जो हिम अपने साथ बहा के ले आती है उसे ही हम लोग हिमोड कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिम यहाँ से बह रही है और इसके साथ कई सारे मलबा जिसे कहते हैं हम लोग हिमोड, वो आ रहा है। तो हिमोड कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं जनरली: पार्श्विक हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, अंतिम हिमोड, अग्रस्त हिमोड। तो ये जैसा जैसा इनका नाम है उसी तरह के ये होते हैं। तो जैसे कि पार्श्विक हिमोड होते हैं किनारों पर, पार्श्व जगह पर, ठीक है। पार्श्व का इलाका हम लोग किसे कहते हैं? जो साइड वाइज है, जैसे कि ये और ये, इस किनारों से जो हिमनद कटाव करती हुई चीज़ अपना ये हिमोड ले जाती होगी, उसे ही हम लोग कहेंगे पार्श्विक हिमोड। मध्यस्थ हिमोड होता है बिल्कुल हिमनद के तली में, एकदम बिल्कुल नीचे में बीच में। तो ये हो गया आपका मध्यस्थ हिमोड। अंतिम हिमोड होता है बिल्कुल हिमनद के आगे में, ये रहा आपका अंतिम हिमोड। और उसके बाद से अग्रस्त हिमोड होता है बिल्कुल अंतिम हिमोड होता है बिल्कुल हिमनद के अंत में, और अग्रस्त हिमोड होता है हिमनद के आगे। ये आपका अग्रस्त हिमोड है। अच्छा, तो इस तरह से हिमनद 4 तरह के होते हैं: पार्श्विक हिमोड जो कि किनारे में होता है, मध्यस्थ हिमोड जो कि बीच में होता है, अंतिम हिमोड होता है अंत में, ठीक है, और अग्रस्त हिमोड होता है बिल्कुल ऐसे हिमनद के आगे। अच्छा, तो हिमोड के द्वारा अब कई तरह के आकृतियां बनती हैं, जिनमें पहला है हिम निर्मित मैदान या आउटवॉश प्लेन। ये देखिए, ये एक तरह का मैदान है जो कि हिमनद द्वारा बनाया गया है, इसे ही हम लोग हिम निर्मित मैदान कहते हैं। हिमनद के पिघलने के बाद जो जल है, जल द्वारा निर्मित हिमोड का मैदान ही कहलाता है आपका हिम निर्मित मैदान। अच्छा, उसके बाद से आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन कुछ इस तरह की आकृति को कहते हैं। ड्रमलिन छोटे छोटे हिमोड के टीले हैं जो उल्टी नौके के आकार के दिखाई देते हैं। अब हिमनद इसके ऊपर से जब अपने हिमोड को जब ये करता है, निक्षेपित करता है, तो इस तरह से कुछ आकृतियाँ उनकी बन जाती है, तो इससे ही हम लोग कहते हैं ड्रमलिन। ये उल्टा नौका की तरह दिखाई देते हैं। एस्कर क्या है? एस्कर इस तरह की आकृति को कहते हैं। देखिए, एक एस्कर हिम की जलधाराओं द्वारा निर्मित तीव्र ढाल के वाले लंबे टीले हैं। लंबे करके यह टीले होते हैं एस्कर, और ये हिम की जलधारा हैं उनके द्वारा निर्मित होते हैं। वे लाकर यहाँ पर उनको जमा देती हैं, जमा करने लगती हैं, तो ये एस्कर बनते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है केम। केम क्या है? तो इस तरह की आकृति को हम लोग केम कहते हैं। यह रेत और बजरी के टीले हैं जो अंतिम हिमोड का रूप है। अब जब हिमनद जो है वो रुक जाता है, समाप्त होने लगता है हिमनद की जब गति, तो क्या करता है अपने आगे अपने अंत में को बहुत सारा हिमनद अपना हिमोड जमा करने लगता है। तो वो जब जमा करते करते वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, तो उसे हम लोग कहते हैं केम। यह इन सब इलाकों में, मतलब हिमनद द्वारा निर्मित जितने भी मैदान हैं, इन इलाकों में पेड़ पौधे तो उतने कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन इन इलाकों में घास बहुत अच्छी होती है। जब भी यहाँ से बर्फ़ हट जाता है तो वहाँ पर घास, अच्छी किस्म के घास उगते हैं, तो ये पशुपालन के लिए काफ़ी अच्छे मैदान हैं। अच्छा, इसके बाद से आता है केतली और हमक, कैटल्स एंड हमक्स। तो इस तरह से
जो गड्ढे पर बीच बीच में मिले जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं केटली और हमक। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने के कारण कई जगह पर बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं जिन्हें हम लोग कैटल कहते हैं। इन कैटल के अंदर छोटे छोटे गर्त रहते हैं जिन्हें हम लोग हमक कहते हैं। जैसे कि ये जो बड़े गर्त हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कैटल। इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो छोटे छोटे गर्त बने रहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं हमक। ये गर्त कब बनते हैं, जब हिमनद अपना अंतिम स्थिति में रहता है, जब निक्षेपण करना शुरू करता है। तो निक्षेपण करने के कारण कुछ कुछ जगह पर ऊंचाई बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई कोई जगह पर हिमनद निक्षेपण उतना ज़्यादा नहीं किया है, उतना ज़्यादा हिमोड नहीं लाया है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई कम रहेगी और वहाँ वो वाला एरिया जो है वहाँ पर हिमनद ज़्यादा रहेगा, बर्फ़ ज़्यादा रहेगा। और वह जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाएगा तो वहाँ पर एक तो गड्ढा बन जाएगा जिसमें कुछ जल रहता है इस तरह से। तो इसे हम लोग केटली और हमक कहते हैं। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं हिमनद की घाटी और नदी घाटी में क्या अंतर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस एक बार हम लोग इस पर नज़र देख लेते हैं। तो यह हिमनद की घाटी जो है यह हिम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। हिमनद जैसा कि नाम से पता चलता है। और क्या, यह यू आकार की होती है और इनकी गति मंद होती है, बहुत स्लो ये करते हैं, बिल्कुल मतलब आँख से तो देख नहीं सकते आप इसे। कई बार भूस्खलन बोलने माफ़ करेगा, जो बर्फ़ के तूफान आते हैं और तब कुछ हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाँ बर्फ़ घिसक रहा है, लेकिन ऐसे आप इन्हें देख नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इनकी गति मंद होती है। वहीं नदी की घाटी की बात किया जाए तो यह जल द्वारा बनाई जाती हैं, यह भी आकार की होती है, पता ही है, और इनकी गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक का कहने का अर्थ है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, आप तो देखेंगे हो। तो ये 3 मुख्य कारण हैं हिमनद की घाटी और नदी घाटी में। आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद से हम लोग अगले क्लास में ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट, पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट जो कि वायु के कार्य हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।